आज जो मुल्क के हालात हैं उसके बारे में सोचना और आगे क्या करना है ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर से इस देश का जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको कैसे बचाना है, या हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने इस देश में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क को आज़ाद कराने के बाद जो देश को एक संविधान दिया, उस संविधान पर भी आज ख़तरा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, हम देखते हैं कि आज आए दिन उसका उल्लंघन होता है। जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपनाया, आज उसी पर ख़तरा है। मुझे एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होने के बावजूद अपने आप पर कभी कभी शर्म आती है कि हम मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम 18-19 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो पिछले कुछ साल से जो सरकार जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाना चाहती है और ऑपोजिशन की वॉइस जो है उसको दबाने की कोशिश करती है, तो मैं समझता हूं कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम जब कभी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाते हैं और देखते हैं, किताबें पलटते हैं, तो देखते हैं कि ऑपोजिशन के उस वक्त थोड़े से मेंबर्स होते थे, बहुत चंद मेंबर्स होते थे, लेकिन अनइंटरप्टेड कई कई घंटे वो सरकार की आलोचना करते थे। और एक आध वाकया तो ऐसा भी है, मैं देख रहा था कि ऑपोजिशन के मेंबर पूरे दिन बोले और पार्लियामेंट एडजर्न होगी, अगले दिन शुरू हुई तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और सरकार के खिलाफ लगातार बोले। आज अगर आप सरकार के खिलाफ ज़रा बोलने खड़े होते हैं तो ट्रेजरी बेंचेस जो है हाय हुल्ला शोर शराबा मचा करके आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये वक्त कि जब बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी डिबेट के पूरा एक सेशन ऐसे ही चला गया और सरकार को जितने बिल पास कराने थे, और बिल भी ऐसे वैसे नहीं थे जिसमें सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे अमेंडमेंट्स लाए और वो बिल दिन में पास करा लिए। या किसानों के खिलाफ जिनको हम आज काला कानून, तीन काले कानून कहते हैं, वो कैसे पास हुए, किसी से बचा नहीं है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर ही खतरा आ गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई जो विपक्ष है वो जागरूक रहे और जनता की आवाज़ जो है वो हाउस में उठाए और सरकार को सचेत रहे। जब हमें ये अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि हम जनता के मुद्दे उठाएं, तो ये तो मतलब एक तरीके का संवैधानिक संकट है। और हमें ये लग रहा है कि जिस रास्ते पर मौजूदा सरकार जा रही है उसमें डिसेंट का कहीं कोई कॉलम बचा नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे लोग ये होने नहीं देंगे। देश का नौजवान की समझ में आ रहा है कि आप कब तक धर्म के नाम पर, आप कब तक झूठ के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। लगातार 100 बार झूठ बोलिए तो उसको सच करने की कोशिश में मौजूदा सरकार और सरकार से जुड़े हुए जो इतने संगठन हैं वो लगे रहते हैं। मुझे याद है अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के गली गली हर मीटिंग में बोलते थे
कि अगर हमारी सरकार बन गई तो गन्ना किसानों का 14 दिन के अंदर भुगतान करा देंगे। एक एक साल हो जाता है गन्ना किसानों के बकाये को मिले। आज भी 11,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, उस पर चर्चा नहीं होती। और अभी पिछले हफ्ते अलीगढ़ गए, वहाँ से उनके भाषण से मैं तो यही कहूँगा कि नैरेटिव फिर सेट कर दिया है कि आप किसान की बात मत करिए, आप रोज़गार की बात मत करिए, आपने 5 साल में क्या किया है, कोरोना में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, इसकी बात मत करिए। फिर मुजफ्फरनगर की बात करिए, फिर दंगे की याद दिलाई। लेकिन लोग आप समझ रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब विपक्ष नहीं है, ऑल्टरनेटिव क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल्टरनेटिव बहुत है। लेकिन जनता अगर मौका देगी, और जनता कैसे मौका देगी? जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वन पार्टी रूल ही इस देश में हो सकता है, वो स्टेबल सरकार होती हैं, वन पार्टी सरकार स्टेबल होती हैं। पहले कांग्रेस वन पार्टी गवर्नमेंट होती थी, अब बीजेपी वन पार्टी गवर्नमेंट। तो मैं उनको बता दूं कि बीच बीच में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट रही इस देश में, आदरणीय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उस सरकार के। उस सरकार में भी बहुत अच्छे काम हुए। अगर उन कामों को गिनाया जाए, मुझे याद है कि देवेगौड़ा जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 10 साल तक कश्मीर वैली के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। और वो ऐसी सरकार के प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त 13 पार्टियों की गठबंधन की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 1 महीने के अंदर कश्मीर वैली में गए थे। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहते रहते उन्होंने कोई 1 दर्जन दौरे किए कश्मीर वैली के। आज जिस रेलवे लाइन की बात होती है घाटी में ले जाने की, वो उनके ज़माने में स्टार्ट की गई थी। उरी पावर प्रोजेक्ट उनके ज़माने में स्टार्ट हुआ था। किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी उनके ज़माने में दी गई थी। दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट का जो पहली बार फंड एलोकेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिव इस देश में ऐसे लोग भी दे सकते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि देश बड़े संकट से गुजर रहा है और इसमें सभी जात, सभी मज़हब के लोगों को, ख़ास तौर से नौजवानों को आगे आना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। क्या हम एक अमन पसंद, एक तरक्की पसंद, जहाँ पर अपने विचार रखने की आज़ादी हो, जहाँ पर अपने लिबास पहनने की आज़ादी हो, यहाँ तो अजीब सोग माहौल है। आप क्या खाएंगे, आपकी हंडिया चेक होगी जाके, आप क्या पहनेंगे, आपके कपड़े चेक होंगे, आपकी बेटी जीन्स नहीं पहन सकती, आपकी बेटी स्कर्ट नहीं पहन सकती, आप मतलब किस तरीके का माहौल। और फिर बहुत आसानी से वो लोग जो इन सब आंदोलनों को, तथा कथित जो आंदोलन जिनको कहते हैं, जबकि मैं उनको कहूँगा कि इस टाइप के लोग जो हैं वो समाज पर बदनुमा दाग हैं, उनको फ्रिंज एलिमेंट्स कह करके जो है उसको कह देते हैं, यार ये तो हमारे संगठन के नहीं, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो इनके फ्रिंज एलिमेंट्स का इतना दबदबा है, उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जो कि आने वाले वक्त में देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है।
यहाँ पर आप किसी एक मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं कोई अगर चाहे कि पूरे देश पर हम हिंदी भाषा को ही लागू कर दें तो वो इस देश में संभव नहीं है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक कल्चर हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। अगर उसी पर हम चोट पहुंचाएंगे तो ये मुल्क, जिस मुल्क का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिस मुल्क का सपना इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, मौलाना आज़ाद ने देखा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, तो ये वो मुल्क नहीं रहेगा। हमें उस विरासत को, जो हमारी साझी विरासत है, उसको बचाना है और उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और मैं यही कहूँगा कि लड़ाई लंबी है, लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और जो लोग इस मुल्क की साझी विरासत पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। उनको पूरा प्रोटेक्शन है सरकार का और सिस्टम का। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल तक पे उनकी निगाह है। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, किस तरीके से उन कोर्सेज को, उन हिस्ट्री के लेसन्स को, किताबों को हटाया जा रहा है। जो इस देश का असली इतिहास, मिली जुली संस्कृति का इतिहास पढ़ाया जाता है, उसको निकाल दीजिए। आने वाली नस्लों के दिमाग में इतना जहर घोला जा रहा है कि वो सिर्फ नफरत की अफीम जो है इस तरीके से पिलाई जा रही है कि देश को ये बर्बादी की ओर ले जाने है। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग जिस माहौल में पढ़े बड़े, आज हम देखते हैं कि बहुत फ़र्क आ गया है। मुझे याद है, मैं अब स्कूल में जाता था, अपनी क्लास में अकेला मुसलमान होता था। कभी ये पता ही नहीं चला कौन हिंदू कौन मुसलमान। सब मेरे घर में आके मेरे किचन में सीधे जाके खाना खाते थे और मैं सबके यहाँ जाके खाना खाता। आज अजीब सा माहौल हो गया है। मैं यही कहूँगा कि इस देश को एक मजबूत ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, और वो ऑल्टरनेटिव सिर्फ सियासी पार्टीज़ उस ऑल्टरनेटिव को नहीं दे सकती। वो ऑल्टरनेटिव सोसाइटी से, समाज से उभरेगा, और जो जिंदा कौमें होती हैं, जिनका समाज जागरूक होता है, वो ऐसे संकटों से उभर जाते हैं। और ऑल्टरनेटिव जो आएगा वो समाज से आएगा। ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि सबको शिक्षा, सस्ती एजुकेशन मिले, सबको सस्ती हेल्थ सर्विसेज मिले। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? कहते हैं साहब पिछले 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, जो हो रहा है भी हो रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ वो कर रही है जो पिछले 70 साल में हुआ था, उसको कैसे बेचा जाए, कैसे अपने दोस्तों को हैंडओवर किया जाए, कर रही है। मैं भी पिछले हफ्ते लखनऊ गया था, मैं फ्लाइट से उतरा, देखा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे जो है बोर्ड बदल गया, वहाँ अडानी एयरपोर्ट लिखा है। अरे सारे देश के एयरपोर्ट्स बेच दो, बंदरगाह बेच दो, रेलवे बेच दो, और जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। ये माहौल इस देश में। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि इस देश के नौजवान को, इस देश के छात्र को निकलना पड़ेगा। और
जो सामाजिक संगठन हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा देश के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, इस देश की साझी विरासत को बचाने के लिए। सियासी पार्टियों की, सियासी लीडरान की मजबूरियां हो सकती हैं कि वो एकजुट ना हो या वो किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब सोसाइटी एकजुट हो जाएगी, जब समाज एकजुट हो जाएगा, जब इस देश का छात्र नौजवान एकजुट हो जाएगा कि हमें इस देश में अमन चाहिए, हमें इस देश में आज़ादी से जीने का माहौल चाहिए, तो सियासी पार्टियों की भी मजबूरियां बन जाती हैं। और ये देश का इतिहास है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे देश ने पहले भी देखा है। और मुझे तो यकीन है इस देश के इलेक्ट्रेट पे कि दोज हु आर अंडरमाइनिंग द विजडम ऑफ द इलेक्ट्रेट ऑफ द कंट्री, दे आर इन अ फूल्स पैराडाइज। आने वाला वक्त मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन देश के छात्र और नौजवान को उसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और जब तक देश का छात्र और नौजवान नहीं निकलेगा, जब तक समाज के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से लोग नहीं बाहर निकलेंगे, तब तक, क्योंकि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला को मैं ख़राब मानता हूँ। और हमारी सोसाइटी में, समाज में आज ये हो गया है कि ठीक है, उस पे जुल्म हो रहा है, होने दो, दूसरे पे हो रहा, होने दो, मेरे पे तो नहीं हो, लेकिन बचने आप भी नहीं हो। और यहाँ तो ऐसा माहौल हो गया है कि मीडिया के अंदर भी, जो मीडिया है, बड़ी, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी, 90% भी कहूँ तो, मीडिया जो है, ख़ास तौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो सरकार का भोंपू बन गया है। एक आध कोई चैनल को छोड़ के, एक दो अखबार को छोड़ के, इतना दबाव, हर चीज़ सुबह में तय होगी कि आज नैरेटिव क्या है, आज डिबेट रात में 9 बजे प्राइम टाइम में डिबेट क्या करनी है, ये भी जो है हेडक्वार्टर से आएगा। एडिटोरियल क्या लिखना है, वो भी लाइन जो है अखबार का मालिक तय करेगा, एडिटर तय नहीं करेगा। हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का ये हाल। मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, मैं फिर यही कहूँगा कि समाज में जो लोग इस देश में लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहते हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों को डेमोक्रेटिक इंडिया देना चाहते हैं, तो उनको आज सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और उनको उठना पड़ेगा। आने वाला वक्त अच्छा हो, उसके लिए देश का छात्र, नौजवान, समाज का हर वो व्यक्ति जो इस देश को, के लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहता है, उसको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।